बदल दी, चलो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले पीछे चलते हैं। हमने कल 3 बातें की थी बेटा। देखो, मुझे मजबूर मत करो फालतू, वैसे समय कम होता है, जितना ज्यादा हम इस समय को यूटिलाइज कर सकेंगे आपको फायदा है। चलो, कल कुछ फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने के लिए एक सबसे पहला टॉपिक देखा था, लिवरेज। हमने ये बात देखी कि कैसे किसी भी प्रकार के फिक्स्ड कॉस्ट का, अब तो हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि कल की पूरी कहानी हमें पता है, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लगाए हुए फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा उठा सकता है, जिससे उसके शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़े, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े। और इसमें हमने बार बार एक बात देखी है कि वेरिएबल कॉस्ट की कोई चर्चा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होता है, और वेरिएबल कॉस्ट तभी लगेगा जब हम किसी काम को करेंगे, उसके प्रपोर्शन में वो कॉस्ट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कहता है कि एक लेवल तक और एक टाइम पीरियड तक जो मैंने दे दिया उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब अगर 10,000 रुपए इस कमरे के दे दिए हैं, तो अब चाहे एक शिफ्ट में काम करो, चाहे 2 कोचिंग क्लास चलाओ, चाहे 3, तुमको 10,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी लिवरेज क्या हो जाए, उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन हमने एक बात देखी है कि जितनी हायर लिवरेज होती है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि जितना हम आगे जाते हैं उतना हम पीछे भी आते हैं। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या सेल की वजह से मेरे किसी भी चीज में बदलाव होता है, तो उसके डिक्रीज की वजह से उतना ही पीछे मैं आती हूं। हमने कल ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, आपको फॉर्मूला याद है? अभी चेक कर लेते हैं आपको कितना याद है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू contribution upon percentage change in EBIT upon percentage change in sales। यहां पे मैंने डेल्टा लगा दिया, इसका मतलब होता है चेंज। क्या ये आपको याद है? चलिए, किताब है आपके पास? हाँ, बेटा लेस तो इसलिए करोगे क्योंकि आपको वो फिगर कैसे मिलेगी जिससे आपको खर्चा निकालना है। 1 मिनट बस। क्या बेटा, नॉन कंसीडरेबल का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आपको फायदा या नुकसान उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में आप सामान बना रहे हो। इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनाओगे तो 2 का ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, 5 बनाओगे तो 5 का ही लगेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट में जो लग गया वो लग गया, चाहे तुम 1000 और प्रोडक्ट बना लो या कुछ ना बनाओ तो भी लगेगा ही। ठीक है। कल एक और क्वेश्चन था बेटा जो मैंने कल आपको क्लास में दिया था, सच्ची सच्ची बताओ, वो 20% वाला अभी भी किसी को अगर समझ में नहीं आया हो बेटा तो मैं अभी बताने को तैयार हूं। क्या कल थोड़ा सा वो इन केस मुझे शायद लगा होगा कि आसान था, आपको याद है वो क्वेश्चन? आपकी कॉपी में है कि अगर सेल्स
20% से बढ़ेगी तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगी? इसमें किसी को कोई परेशानी थी क्या? जैसे ठीक है, कितने बच्चे हैं जो कल यहाँ पे फंसे थे? सही से बता दो, वरना भी मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी फिर फंस जाओगे तुम। हाँ, 1 2 3, चलिए वेरी गुड, 4 5। कुछ बच्चों ने कल आके मुझसे स्पेसिफिकली पूछा भी। यहां देखेंगे बेटा, हमने निकाली क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज मान लो कितनी? 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है? क्या ये हमारे जहन में छप चुका है कि अगर मैं 1% सेल में चेंज करता हूं तो कितने परसेंट चेंज ईबीआईटी में आता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या ये बात आपको समझ में आई थी? बेटा इसका क्या मतलब है? 1% चेंज इन सेल्स विल लीड टू 2% चेंज इन ईबीआईटी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? 1% का, 2% का 4, 3% का, 8% का, 20% का। कैसे पता चला? मैम ईबीआईटी इंटू 2 टाइम्स, इसका मतलब कितने परसेंट? 40%। तो बेटा उस टाइम पे हमारे पास कितना टाइम्स था? 1.09 टाइम्स। तो 20 इंटू 1.09 टाइम्स। बोलो ये ठीक है? हाँ कर देती हूँ बेटा, अभी ठीक कर देती हूँ। चलिए, क्या ये हमने कल कर लिया है? स्पेसिफिकली दीज आर, कीप योर नोटबुक्स एज वेल एज कैलकुलेटर्स रेडी। चलिए, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं और हम लोग साथ में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स A, B, C, D फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। सबसे पहला है सेल्स पर यूनिट। कितना बेटा? 20। इसका कुछ और, इसका कुछ और इसका कुछ और। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट 6, 16, 20, 50। क्या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है? चलिए वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट 60, 40, 1 लाख और नील। कल आपको गला फाड़ फाड़ के एक बात बताई थी, नो फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी 1। याद है आपको? क्योंकि उस केस में आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी दोनों सेम होता है। Assume that the number of units sold is 5000। करेंगे? चलिए दोनों हम लोग साथ में करते हैं। चारों का एक साथ बनाएंगे क्या? 4 कौन कौन है बेटा? D, C, B, A। चलिए अब मैं आपको एक बहुत और बारीक बात बताती हूं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी है। कभी भी किसी भी फॉर्मेट को बेटा हमेशा राइट हैंड साइड से बनाना चाहिए, ये नियम होता है।
आप कभी भी आपने देखा मैंने खींचा DCBA, मैंने ये नहीं खींचा पर्टिकुलर्स ABCD। रीजन बीइंग, इससे आपका पेज पूरा इस्तेमाल होता है। हम कई बार क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स थोड़ा लिख के AB किया, D ज्यादा बच गया, उससे हमारी प्रेजेंटेशन खराब होती है। तो यहां पे है फॉर्म ABCD। क्या सेल्स तो सबकी यूनिट्स है, कितनी? 5000 यूनिट्स। तो क्या आप मुझे सेल्स बता रहे हैं? 1,60,000, 2.5 लाख और साढ़े। अच्छा, एक और बात, क्या यहां पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज दिख रहा है या पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे? बताओ, क्या यहां पर एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड अलग अलग है क्या? इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये बताओ, 30,000, 80,000, 1 लाख और 2.5 लाख। चलिए, हमें पता है दैट रिजल्ट्स इन कंट्रीब्यूशन इज 70, 80, 1.5 लाख, 1 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट इज 60, 40, 1 लाख, nil। That will result in EBIT 10,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। क्या दिक्कत है भाई? Now we know that operating leverage is equals to contribution upon EBIT 70/10, 80/40, 1,50,50, 1 लाख अपॉन 1 लाख। क्योंकि ये बात तो हम वैसे भी अगर नहीं हमें लिखते तो भी हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन व्हेन इक्वल्स टू EBIT द ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी 1। ये कितना टाइम्स बेटा? 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 1 टाइम। दिस इज S2। क्या इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति है? बताएं। ये हमने केवल जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज किया है सिर्फ एक क्वेश्चन के रूप में। आगे चलें? चलो, आप लिख रहे होंगे, सॉरी, मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी लिख दिया। क्या इसमें किसी को भी, बेटा आपको याद होगा परसों मैंने आपसे एक बात कही थी, मैम आप तो दिन भर ही बोलते हो, फिर भी कौन सी वाली जिसको याद करना है? तो याद ये करना है कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आपकी कोई भी परेशानी मैं ही हल कर पाऊंगी। तो कि कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, प्लीज कम टू मी फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। आगे चलें। अच्छा, और एक बात, अगर कोई क्वेश्चन, अभी तो खैर मेरी गलती है क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला कि पहले मैं लिखूंगी फिर आप लिखेंगे, अभी तक तो ऐसे हम लोग साथ में लिखते थे। लेकिन अगर कोई सवाल होगा जो हम साथ में बना सकते हैं तो आई विल टेल यू दैट विल डू इट कंबाइंडली, तो इट विल सेव आवर टाइम। जैसे ये वाला सवाल था तो ये हम साथ में बना सकते थे। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। आई नो यू आर वेरी काइंड एंड जेनरस, आप मुझे माफ कर देंगे, मुझे अच्छे से पता है इसकी सजा मिलेगी। हाँ, बस चुपचाप इसको 1 मिनट के अंदर लिखो। फाइनेंशियल लिवरेज का व्हेन देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड वाली बात बची है अभी। जी बोले बेटा। बेटा डिग्री का मतलब होता है कितना गुना, कितना, एग्जैक्टली वही है, कितना गुना बदलाव आएगा। हाँ जी
बेटा बस, अब इमीडिएटली बस। देखो मैं अभी भी कह रही हूं आपसे एक बात, लास्ट टाइम, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे, आपका साथ चाहिए मोटिवेशन के लिए, तो आई विल परफॉर्म मोर बेटर, लेकिन आप नाटक करेंगे तो मजबूरी है आपकी। चलिए शुरू करें बेटा। कल हमने, मैं अभी जो बात बोलूंगी वो बात एकदम जहन में छाप लेना। कल हमने फाइनेंशियल लिवरेज की डेफिनेशन लिखी थी, दैट दिस शोज द परसेंटेज चेंज इन EBIT नहीं, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज E। इन परसेंटेज चेंज इन EBIT, याद आया आपको? तभी हमने फॉर्मूला भी लिखा था EBIT अपॉन EBT। आपके पास सारी बातें ये लिखी हुई हैं, याद आ रहा है? हमने कल इनकम स्टेटमेंट भी बना के देखा था, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड। हमने देखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बदलने की वजह से इक्विटी होल्डर्स की अर्निंग पे क्या बदलाव आता है। मैं बार बार कह रही हूं, याद रखना, क्योंकि मैं इसके बाद जो बात बोलूंगी आप एक बार मुझे ऐसे देखेंगे, आपको ये लगेगा शायद मैम वही सेम बात बोल रही हैं जो अभी बोल रही थी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना है। फाइनेंशियल लिवरेज कहता है कि मैं अगर अपने EBIT में 1% का बदलाव करता हूं तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर में कितने परसेंट का या कितने टाइम्स का बदलाव आता है, वो कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। मैम ठीक है, याद रखना इस बात को। मैम ठीक है, अब हमें पता है सेल्स, चलो ले लो कोई, आए जरा लंबे से कितना, 10 लाख, चलो 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, चलो। कंट्रीब्यूशन इज 4 लाख। फिक्स कॉस्ट 1 लाख। अरे लंबा खींचना है ना, खत्म हो जाएगा। कितना, 3 लाख। ये क्या कहलाया बेटा? अगर बेटा सुन लो, यहीं से ये आखिरी एक इनकम स्टेटमेंट है समझ लो, और चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद हम बनाएंगे कई सारे क्वेश्चंस। तो यहां देखो, क्या यहां तक ऑपरेटिंग लिवरेज निकलने के लिए काफी है? बताओ। कंट्रीब्यूशन EBIT लेस इंटरेस्ट मान लो, चलो ये क्या 40% ले लेते हैं, कितना, 1 लाख हो गया ना, 1 लाख ठीक है ना। 1.5 लाख इज EAT। अब यहां तक काफी है फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए। जी आना चाहते हैं या कोई बात है? हाँ तो आइए ना, चले। यहां तक बात काफी है किसके लिए? फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए। क्या इतना आपको समझ आ रहा है देख के? EBIT अपॉन EBT मैम यहीं तक काफी था। अब बेटा पिछली बार मैंने आपको एक खोपड़ी बना के बात बताई कि ये तब तक चलेगा जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अब लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, इसका मतलब इक्विटी का अर्निंग फॉर इक्विटी इज 1 लाख। बड़े ध्यान से सुनना एक बात को बेटा, बहुत ध्यान से, एनालिसिस पार्ट है ये। अगर मैं इस इंटरेस्ट की तरफ देखूं तो इस इंटरेस्ट को सिर्फ कमाने के लिए मुझे, अगर मेरा 50,000 रुपए का भी EBIT होता तो ये चूक जाता। ठीक बात है मैम? एक बार फिर बोलना,
अगर मैं इस इंटरेस्ट की तरफ देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए मुझे अगर इतना ही मैं कमा लूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। बोलो ठीक बात है क्या? मैं जो कह रही हूं बात समझ में आ रही है बेटा? कि 50,000 रुपए अगर मुझे देने हैं डिबेंचर होल्डर को तो मेरी ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए? 50,000 भी होगी तो भी मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, आपको पता है कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो मुझे देने होते हैं टैक्स के बाद। ऊपर से आजकल डिविडेंड के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी भी देना पड़ता है। बोलो ठीक बात है? तभी तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान, बात समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूं? फिर से सुनो, 2 मिनट तसल्ली से लगा के। अगर मैं अपने फिक्स कॉस्ट को देखूं तो यहां पे मेरे पास 3 फिक्स कॉस्ट हैं, 1, 2 और 3। ये दोनों के लिए अगर मेरा कंट्रीब्यूशन केवल 1 लाख भी हुआ तो भी ये चुक जाएगा। ठीक बात है? अगर ये 50,000 ईबीआईटी हुआ तो भी ये चुक जाएगा। लेकिन ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, एक तो ये आता है टैक्स के बाद। इसका मतलब अगर मुझे 50,000 रुपया बांटना है तो 50,000 कमाने से मैं इसको बांट नहीं पाऊंगा। क्या जो मैं बात बोल रही समझ आ रही है? क्योंकि मैं जितना कमाऊंगा उसमें पहले गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। ठीक बात है? उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स मांगेगी। गवर्नमेंट कितना % टैक्स मांग रही है बेटा? इसका मतलब अगर मुझे 50,000 डिविडेंड बांटना है तो मुझे अपनी इनकम में से 40% हटाने के बाद कम से कम बचना चाहिए। कितना? 50,000। इसका मतलब ये 60% होगा। क्या जो मैं कह रही हूं समझ में आ रही है बात? बेटा किसी को भी आपत्ति है तो तुरंत हाथ उठा दो प्लीज। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? इसका मतलब अगर मुझे ये बांटना है तो कम से कम कितना हो गया? 83,333। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड को 50,000 रुपए देने हैं तो मुझे कम से कम 83,000 रुपीज कमाने होंगे, तभी मैं प्रेफरेंस वालों को 50,000 दे पाऊंगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? मैम ये इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो इस बात को? क्योंकि अब जो हम फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला देखेंगे, द फॉर्मूला विल बी EB IT अपॉन EBT माइनस 1 माइनस टैक्स। क्योंकि ये टैक्स से पहले का फिगर निकालने के लिए, सोचो अभी हमारे केस में प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? 50,000। लेकिन अगर मैं यहां डायरेक्ट 50,000 माइनस करती तो ये तो फिगर है कौन सी? E8T वाली। इसका मतलब इस वाले फिगर में मेरी ऑलरेडी टैक्स माइनस हो चुकी है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? बिफोर टैक्स। अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इतनी अर्निंग, अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं तो इसके लिए यहां पे मेरे केस में क्या है बताओ? EBIT कितना? 3 लाख अपॉन 2.5 लाख है EBT माइनस 50,000 माइनस 1 माइनस 0.4 निकाल के बताएं।
1.8 टाइम्स, ठीक है, जो भी आएगा 0 पॉइंट कुछ भी, 1.8 टाइम्स। बेटा इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर मुझे 50,000 कमाने हैं आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स कितने कमाने होंगे? आपने देखा 83,333। तो इसका मतलब व्हेन देयर विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड, द फॉर्मूला विल बी EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये बात ठीक लग रही है? थोड़ी सी ये बात थोड़ी ठीक लग रही है? ये क्या हो रहा है? ये समझ में आ रही है बात कि क्यों यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड को डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो फिगर टैक्स के बाद की है और मुझे यहां पे चाहिए प्रेफरेंस, क्योंकि यहां जो बेस है वो क्या है? बिफोर टैक्स। बोलो ठीक है? ठीक है। अब एक जादू की बात, आप लिख लो इतना पहले। मैम इतनी सी बात लिख लें? हाँ लिख लो, क्योंकि फिर एक चीज देखेंगे प्लीज। हाँ केवल फॉर्मूला लिखना है। when there will be प्रेफरेंस डिविडेंड, आपके पहले वाला केस कौन सा है? कि जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और मान लो कोई CDT भी दिया हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस CDT, क्योंकि CDT भी क्या है? टैक्स के बाद दिया जाएगा, प्लस CDT अपॉन 1 माइनस टैक्स। और ये किस में आएगा? आंसर विल बी इन टाइम्स, ऑलवेज द आंसर विल बी इन टाइम्स। चलिए ये ठीक है। दो फॉर्मूलाज हैं, मेन तो EBT है, लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इक्विटी के लिए कितना बचेगा? प्रेफरेंस वाला बिफोर टैक्स फिगर निकालने के बाद बचेगा इक्विटी के लिए। हमने डेफिनेशन में लिखी है ये बात कि किसके लिए ढूंढ रहे हैं? इक्विटी के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर EBIT में कोई चेंज आ जाए, ये बात कान खोल के रट लो। मैम इतना क्यों रटा रहे हो? सिर्फ इस बात के लिए। क्या रटाया मैंने अभी आपको? कि फाइनेंशियल लिवरेज कहता है इट इज द चेंज इन द परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द चेंज इन 1% ऑफ EBIT। बोलो ठीक है? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं बेटा यहां शब्द क्या लिखा है? कंबाइंड। आपने अभी तक पढ़ी कौन कौन सी है? दो, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। कंबाइंड लिवरेज कहता है कि इट इज द सिचुएशन where the organization has to monitor both the fixed cost as well operating fixed cost as well as the financial fixed cost। इसकी डेफिनेशन मैं कह रही हूं, कान खोल के सुनना, इसी समय के लिए इंतजार कर रहे थे हम लोग। कंबाइंड लिवरेज कहता है, देखो अभी तक
आप अपना इनकम स्टेटमेंट अगर दिमाग में लाओगे तो आप देख रहे थे कि ईबीआईटी में चेंज किसकी वजह से? सेल की वजह से। ये कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। ईबीटी में ईबीआईटी की वजह से फाइनेंशियल लिवरेज। बोलो ठीक है। इसमें इसकी वजह से ऑपरेटिंग, इसमें इसकी वजह से फाइनेंशियल। अब ये कहता है अर्निंग, द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर ड्यू टू द चेंज इन सेल्स। जो बदलाव इक्विटी के अर्निंग में पड़ेगा किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अर्निंग में फर्क पड़े किसकी वजह से? ईबीआईटी की वजह से। वो कहलाता था फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन ये कहते हैं द चेंज इन द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर ड्यू टू चेंज इन सेल्स, दैट इज नोन एज कंबाइंड लिवरेज। और हमने देखा कि यहां से यहां आने के लिए हमने दोनों लिवरेज को कंसीडर किया हुआ है। इसका मतलब कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। अब यहां देखना, यार सब छोटे वाले पेपर कहां करते हैं ना। मैंने क्या कहा? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू, क्या ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन आपका फॉर्मूला हुआ। सोचो सीधा, आपके जो सेल का फर्क है वो बिफोर टैक्स में सीधा सीधा असर दिखा रहा है। ध्यान से देख लो बेटा, और कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो अभी बोलो, अभी नहीं तो क्लास के बाद बोलो, लेकिन बोलो ठीक है। जबरदस्ती मत बोलो, जरूरत हो तो बोलो ठीक है। क्या बोलता है ये? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू चेंज इन सेल्स। अगर ये फाइनेंशियल लिवरेज होता तो यहां पे लिखते ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी। इस चीज की वजह से क्लास में आने से पहले चिल्लाना मैंने शुरू किया था कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। फाइनेंशियल लिवरेज कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से इक्विटी के अर्निंग में क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहता है? क्या फर्क पड़ेगा इक्विटी में? सीधा सेल्स चेंज होने से। और हमने ये बात देखी है कि सेल्स और यहां तक पहुंचने के बीच में ऑपरेटिंग भी है और फाइनेंशियल भी। क्या ये करके देखे? क्या करके देखे? चलो तो पहले इसको लिखो, फिर इसका एक एग्जाम्पल लिखो, फिर इसके क्वेश्चंस की भरमार है लाइन से। कंबाइंड लिवरेज इज द सिचुएशन which shows याद कर लो बेटा ये बातें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में देगा व्हाट विल बी द चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज इन सेल्स, तो याद रखना है कि ये क्वेश्चन किससे बनेगा? कंबाइंड लिवरेज से। लेकिन अगर पूछता कि ईपीएस में क्या फर्क पड़ेगा चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, तो वो क्वेश्चन बनेगा फाइनेंशियल लिवरेज से, ना कि कंबाइंड से। तो परसेंटेज चेंज इन earnings to the equity shareholders due to, ये तो रट जाना चाहिए आपको अभी तक, 1% change in
सेल्स। अरे बाबा रे, ये तो बहुत ज्यादा एकदम खतरे की बात है। वहां पे सेम बात है ईबीआईटी। अब आपको ये इनकम स्टेटमेंट याद रखना है। ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग, ईबीटी तक फाइनेंशियल, ऊपर से लेके यहां तक कंबाइंड। और हमें पता चल चुका है कि कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। दैट इज, इसको हम लोग पूरा वैसे ही बना के दिखा देते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। दैट इज, ये गया बचा। क्या कंट्रीब्यूशन हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द अमाउंट ऑफ सेल्स कि नहीं? एक बार सेल्स की चर्चा की थी ऑपरेटिंग लिवरेज में, तब भी कंट्रीब्यूशन आया था, याद है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और आज यहां भी चर्चा हो रही है परसेंटेज चेंज इन सेल्स की, तो क्या ना है? कंट्रीब्यूशन। यहां पर और ये यहां पे आप जो सोच के निशान, हमें पता है यहां हमसे गलती होने के चांसेस हैं और मैं दिखाऊंगी हमसे गलती कैसे कहां होगी। और कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लिवरेज होता तो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग ऑफ इक्विटी अपॉन परसेंटेज सेल्स इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। याद रखना है OL इंटू FL इज इक्वल्स टू CL। अच्छा, कुछ गलतियां हैं आपके स्टडी में, वो स्टडी में क्या गलती है वो मैं क्वेश्चन नंबर समेत अभी थोड़ी देर में बता दूंगी कि यहां ये गलती, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया ये? हो गया ये? हटा दूं? कौन सा? हाँ, तो आप चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख लो, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो लो, लिखो। और इन केस ऑफ प्रेफरेंस, इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड combined leverage is equals to, या पहले तो contribution upon EBIT into EBIT upon EBT minus preference dividend plus CDT upon 1 minus tax, that is contribution upon EBT minus preference dividend plus CDT upon 1 minus tax। क्या ये ठीक है? ये कौन सा केस है? इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। जो बच्चे कर चुके हैं वो एडिशनल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नंबर 1 में आएंगे। नवंबर 2013 में आया हुआ सवाल है।
क्या हम साथ में करेंगे? पहले पढ़ेंगे साथ में, फिर साथ में उसको करेंगे। शुरू करें बेटा। चलिए, कोई लिख रहा है इसको? दोस्त लिख रहा है कोई? अब वो पीछे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, दूर। चलिए, मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस करवाऊंगी, छोटे से बड़ा। हो गया दोस्त ये? हाँ, सीडीटी क्या होता है वो बता दूं? अच्छा, अरे कोई बात नहीं दोस्त, अब मुझे मिले चाहे नहीं मिले बताना तो है ही ना। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का मतलब होता है बेटा, कंपनीज एक्ट कहता है कि हर कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो उस डिविडेंड के ऊपर शेयर होल्डर से पैसे, सोचो आप छोटे शेयर होल्डर हो, मैं छोटा शेयर होल्डर हूं, ये छोटा शेयर होल्डर है, ये भी एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर, मैं भी एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर। इसका मतलब इस इनकम पे जो ये कमाएगा और मैं कमाऊंगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। बोलो ठीक बात है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा लाखों का शेयर होल्डर्स का गला पकड़ने से अच्छा सीधा कंपनी को पकड़ो। तुमको कितना परसेंट मांगता है इसके ऊपर जी? 20%। तो उस कंपनी को बोलो कि अगर डिविडेंड देना है तो तुम ही 20% हमें टैक्स दे दो, हम सब लोगों के गले पकड़ने इंडिविजुअली नहीं जाएंगे। इसीलिए आपका इक्विटी या प्रेफरेंस का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी टैक्स दे देती है। ठीक है, चलिए आपके पास अपनी किताब भी है और यहां भी लिखा है प्रॉब्लम 1। मैं भी अपना पन्ना रेडी कर लूं इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स। क्या आपसे ये होगा? देखते हैं। आपके पास है प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तीनों का अलग अलग, फिक्स कॉस्ट तीनों की अलग अलग, इंटरेस्ट ऑन लोन तीनों का अलग अलग, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अलग और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग। तो क्या आप 1 मिनट का समय लेंगे? चलिए, आप में से जो बच्चे इतने फटाफट कैलकुलेटर चला रहे हैं तो वो मेरी तो यहां मदद कर ही देंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बना लें बेटा? यहां पे इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बना लेता हूं तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितने फॉर्म्स हैं? 3, डी, एस और एन। सेल्स यूनिट्स कितने कितने हैं? 17,500, 6,700 and 31,800। सेल्स इन वैल्यू 17,500 इंटू 85, 67 इंटू 130, 31,800 इंटू 37, ये कितना हुआ बेटा? 148,75, 14,87,500। यहाँ 8,71,000, 11,76,600। ठीक है। अरे इतनी तो हिंदी आती है यार मुझे। वेरिएबल कॉस्ट 17,500 इंटू 38, 6,65,000, 6,700 इंटू 130, 2,84,750, 31,800 इंटू 37। एक ही जना कोई बताना
381 600। एक मिनट। अच्छा 12 है, सॉरी। कितना? 600। ठीक है। एक मिनट। एस में अच्छा वेरिएबल कॉस्ट है 42.5। अच्छा मुझसे यहां नीचे देखने में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। फिर कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, दैट विल गिव्स अस EBIT लेस इंटरेस्ट विल गिव्स अस EBT। क्या इसके आगे कुछ दिया है? क्या कोई टैक्स दिया है? जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल आ जाएगा तो दोनों को इनटू करके कंबाइंड लिवरेज आ जाएगी। चलो फिक्स कॉस्ट मेरे पास यहां दिया है तो मैं लिख लेती हूं। 4 लाख, 3.5 और 2.5। इंटरेस्ट का अमाउंट है 1.25, 75 और नील। तो यहां पे ये 8,22,500। $7 लाख। ये हो गया 4,22,500। 2,36,000 और ये हो गया 545। ये ठीक है। ये हो गया 161। क्या क्या निकालना है हमको? ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT, और दिस इज इक्वल्स टू OL इंटू FL। और नहीं हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। आपके पास दोनों फॉर्मूले यहां पे अवेलेबल हैं, या तो OL इंटू FL कर दो या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये कितना? 1.947 टाइम्स 2.48 टाइम्स 1.45। चलो यहां 1.42 टाइम्स 1.465 1 टाइम्स। ये 2.764। This is the question asked in November 2013. ये 5 नंबर का सवाल था। ये 5 नंबर का सवाल था। चलो चलो अब आपके पास, अच्छा 1 मिनट और, चलो कोई बात कर लो। जो बच्चे कर चुके हैं वो पेज नंबर 4.5 पे जाके प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो बच्चे कर चुके हैं वो पेज नंबर 4.5 पे जाके प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या ये किसी, हाँ किसी ने मैम बोला ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा पेज नंबर 4.5 प्रॉब्लम नंबर 3। ये भी हमें दिख रहा है कि एग्जाम का सवाल है, लेकिन ये पूछा है कितने में? 2 नंबर में। ये समझ में आ रहा है? 3 ही बातें निकालनी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। चलो उसके बाद मैं आपको आपकी किताब का क्वेश्चन और एग्जाम का क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड मिला के दिखाती हूं इस बार का। ये हो गया बेटा? कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है? चलो सुनो यार प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं कम समय में, आराम आराम से। हमारी बात तय हुई है इस क्वेश्चन की। A firm has a sale of, देखो जैसे ही पढ़ो ना फटाफट से माइंड में अपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाते चलो। ये हम साथ में बना रहे हैं। प्रॉब्लम 3 ये भी एग्जाम का सवाल है बेटा। मैंने आपको ना एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि सवाल में पहले ही देख लो कि क्या पूछा है। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, इसका मतलब ईबीटी से नीचे कुछ काम मेरा नहीं है। अगर कुछ दिया भी हो तो भी मुझे ध्यान नहीं देना है। फर्म हैज अ सेल्स ऑफ रुपीज 40 lakhs with the variable cost of rupees 25 lakhs। तो क्या आ गया बेटा? कंट्रीब्यूशन कितने का? कितने का? 15 lakhs का। आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 lakhs, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 lakhs, दैट इज, ये क्या हो गया बेटा? मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज मेरे सामने है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लेकिन यहां से काम बनेगा नहीं। लेस कितना बेटा? 30 lakhs का 10% कितना? ईबीटी इज, अब क्या आप ऑपरेटिंग लिवरेज दैट इज कंट्रीब्यूट, बेटा ये बार बार लिखो जिससे आपको फॉर्मूला छप जाए माइंड में। नाम छप गया है। और ये ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये कितना? 1 पॉइंट कंबाइन पूछा नहीं है। पूछता तो ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, क्या ये ठीक है? फिर भी अगर चलो पूछता तो 2.5, दैट इज ऑपरेटिंग इनटू। ये पूछा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अपने से हमने ऐड कर दिया कि अगर पूछा हो, अरे जो भी होगा इसमें झगड़ा नहीं है यार, फॉर्मूला ठीक है। ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। रुको रुको रुको, बता रही हूं, अभी बता रही हूं। ये हो गया बेटा? 1 मिनट, मैं सीरियसली बोल रही हूं, मुझे कोई बातचीत नहीं चाहिए। आपको जो पूछना है मुझसे पूछो, जितनी बार पूछना है, जितना सिली कुछ पूछना है मुझसे पूछो प्लीज। आपस में मत पढ़ाने लगो एक दूसरे को। चलिए, ये ठीक लग रहा है मैम? ये तो थोड़ा अच्छा अब इसलिए भी लगने लगा है कि एक इनकम स्टेटमेंट बना दो और सारी चीजें साफ साफ नजर आने लगती हैं। कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग ईबीआईटी, ईबीटी, फाइनेंशियल, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे कंबाइन दिखने लगता है। अब तो आप देखो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन। T3
टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 जो बहु एग्जाम में आया, मैं अभी दिखाती हूं आपको। अरे पहले साथ में पढ़ लेते ना बेटा। T3 शुरू करें। अ कंपनी हैड अ फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। मेरे पास इक्विटी शेयर्स है 50 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5 करोड़। रिजर्व्स एंड सरप्लस 15% डिबेंचर, यहां से निकलेगा मेरा इंटरेस्ट, बोलो ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स है नेट, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्टेड है। और करंट एसेट, मेरी टोटल एसेट और लाइबिलिटी है 20 लाख ईच, 20 करोड़ ईच। अब यहां देखेंगे बेटा, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक मिनट मैम, इसके ऊपर इतना एक्सक्लूडिंग बोलने का क्या था बेटा? क्योंकि अगर यह इंक्लूडिंग होता तो ईबीआईटी निकालने के लिए इंटरेस्ट को इसमें से अलग करना पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 65%, इसका मतलब अगर सेल्स तो मेरा कंट्रीब्यूशन मस्ट बी 35%। क्या इस पे किसी को कोई डाउट है? 100 रुपए मान लो सेलिंग प्राइस है और 65 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट। टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, एक मिनट बेटा प्लीज। इनकम टैक्स कितना है? 30%। आपको 4 बातें निकालनी है और उन बातों के ऊपर कमेंट भी करना है। आपको सबसे पहले निकालनी है ईपीएस, ओएल, फाइनेंशियल और कंबाइन। लेकिन हमें एक बात पता है कि इनकम स्टेटमेंट की पहली शुरुआत सेल्स से होती है। क्या आपको सेल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी है? ये कहते हैं, ध्यान से सुनना है बेटा, ये कहते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 2.5 गुना। इसका मतलब मेरी सेल्स टोटल एसेट की 2.5 गुना है। टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो, टर्न ओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स। टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो का मतलब क्या है? सेल्स टोटल एसेट के कितने गुना है? कितना गुना है भाई? आपकी टोटल एसेट कितनी है? तो आपकी सेल इज इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ, क्या इससे आप ईपीएस तक का एक इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं? उस इनकम स्टेटमेंट से निकलेगी ओएल, एफएल और सीएल। अब यहां देखेंगे जादू। अरे कर रहे हैं भाई, हाँ बोलो बोलो, अभी बता रही हूं। मेरे को किसी के मुंह से मरमरिंग नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर आपसे ये हो रहा है तो चुपचाप बनाओ बेटा। टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? कितना गुना। अगर वो चीजें दो में देखी जाती, या तो परसेंटेज में या टाइम्स में, यहां पे दिया है 2.5। इसका मतलब क्या है कि मेरे टोटल एसेट्स से टर्न ओवर कितना गुना है? 2.5 गुना है। इसका मतलब जितनी भी मेरी टोटल एसेट है उसका 2.5 गुना मेरा सेल्स है। तो इसका मतलब सेल्स अपॉन टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 2.5। तो कितना हुआ वो? 50। चलो अब यहां देखो जादू। The following is the balance sheet of Sony Limited as on 31st March 2018.
18। देखना एक भी चीज नहीं बदली नालायकों ने। पहला कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आपके T3 का पहला पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी कितना परसेंट? 12%। करंट लाइबिलिटीज 20 लाख। नॉन करंट, करंट। वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। हमारे वाले केस में कितना था? 65। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना? 20 लाख। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज, हमारी किताब में दिया है। इनकम टैक्स रेट इज, हमारी किताब में दिया है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। बेटा ईपीएस तक तो वैसे भी बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने किताब में पूछा ईपीएस बनाओ, यहां कह दिया कि पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ। और बनाओ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। और देखो कुछ चेंज नहीं किया ना। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। कितने नंबर का ये? 10 नंबर का। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन ठीक हुआ तो एफएम की इस वाले पेपर की एग्जामिशन पक्की। क्या आपको लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन कोई आ सकता था? अब की बार इससे भी आसान आएगा। नहीं, मई में भी ठीक था, मैं दिखाऊंगी अभी भी उसको, क्यों चिंता कर रहे हो? चलिए बस प्लीज बना लें इसको। चलो हम साथ में बना रहे हैं। अच्छा एक और बात, मैंने आपसे कह दिया है बस। क्या अब हम बातों को थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं? मुझे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट करेक्टली बनाने आना चाहिए और मेरे सारे लिवरेज अपने आप सही होते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ आया है। T3, और ये कौन से एग्जाम का भी क्वेश्चन है समझ लो। अच्छा, मैंने आपसे यूजुअली कहा है कि हम कोई होमवर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्या हम T3 करेंगे तो क्या आपसे नवंबर 18 का क्वेश्चन बनेगा? सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है? फिगर बदलनी है। चलो फिर भी देखते हैं बनाते हैं क्या। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला 20 इंटू फिगर्स आर इन, कितना हो गया बेटा? 50। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? लेस वेरिएबल कॉस्ट 50 इंटू दैट इज 32.5. Now I have contribution of 17.5 less fixed cost 4. I have, देखो अब ना आपके दिमाग में इमीडिएटली घंटी बजनी शुरू हो जानी चाहिए। ये निकल गया मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज का काम खत्म। लेस इंटरेस्ट 10 करोड़ इंटू 15%, दैट इज 1 पॉइंट। जैसे ये निकला तो फाइनेंशियल लिवरेज का काम खत्म। लेस टैक्स 12 इंटू कितना हो गया बेटा? 3 पॉइंट इज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50 लाख, दैट इज 0.5. My EPS is
16.8 पर शेयर। क्या ये ठीक है? आपका पहला डन। आपसे पूछा है और पहला क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट ईपीएस और एग्जाम में कहा था प्रिपेयर है इनकम स्टेटमेंट। क्या ये बनेगा? ये हो गया ए। बी इज, सोचो इंस्टीट्यूट बेटा चाहता है हम पास हो जाएं, लेकिन हम ही नहीं चाहते कभी कभार। क्या हुआ बोलो? 17.5 अपॉन सी इज फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन 125। ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू 1.296 इंटू 1.125 दैट इज 1. आगे आपका कैलकुलेटर जो दिखाता हो वो लिख लेना, इसमें कोई बहस नहीं है। इसके आगे अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल्स और आप, अच्छा सुनो एक और बात, वो 10 नंबर आपको खाली ये निकालने के नहीं दे रहे हैं, उन्होंने आपसे कुछ कमेंट करने को भी कहा है। तो अरे हमें क्या दिक्कत है? चेंज इन 1% ऑफ सेल will result in 1.296% of operating profit. 1% of change in operating profit will lead to the change in 1.125 times of earning for equity. 1% change of sales will result in 1.4 times of earning for equity shares. ये बात भी लिखने के आपको नंबर मिलेंगे। तो यहां पर एक नोट लिखेंगे नीचे, यहां पे लिखेंगे एक नोट, और उस नोट में हम लिखेंगे for comment purpose, for comment purpose, पहला ऑपरेटिंग लिवरेज आपको क्या बताना है? 1% change in sales will result in 1.296% in EBIT or operating profit. For financial leverage, 1% change in EBIT will result in 1.125% change in earnings for equity shareholders. And combined leverage says, बेटा अब तो मैं थक गई हूं, क्या यहां पर चेंज इन ईबीआईटी और वहां पे चेंज इन सेल्स, 1% change in sales will result in 1.4 times, will result in 1.4 times change in the percentage of
earnings of the equity shareholders। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बातें हमें थोड़ी थोड़ी ईपीएस का भी कमेंट लिख दो तो ईपीएस पर शेयर इज बस 16.8। EPS per share of the company is 16.8 per share। आइए जरा प्रॉब्लम नंबर 17 देखेंगे। 1717 मुंह बंद करके 1717 और आप उसको देख के मुझे ये बताएंगे कि क्या हमें ऐसा हमने कहीं देखा है? 2 बार देखा है। बेटा सब बनाना है, रुक जाओ प्लीज। हमें सारे क्वेश्चंस बनाने असेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपको इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रही हूं, बिना बकवास किए। जिनको आता है वो सीधा बोले, नहीं तो मुंह बंद रखें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 types of risks, business risk, financial risks. That 2 types of expenses, variable, fixed. 2 types of fixed, operating, financial. Operating leverage has the relationship between change in percentage of sales and change in percentage of operating profit. Formula: contribution upon EBIT. Financial leverage has the relationship between change in operating profit with the change in earning per share to the equity. अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स। इसीलिए प्रेफरेंस अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। 2 फॉर्मूला बन सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन इक्विटी अर्निंग अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, EBIT इंटू EBIT अपॉन EBT। ये गया बच्चा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। चलिए अब आइए प्रॉब्लम नंबर S3 पे। S3 आपको जैसे ही लिवरेज का क्वेश्चन दिखे कॉपी के ऊपर हेडिंग दे दो, इनकम स्टेटमेंट। चलो बेटा 1 मिनट प्लीज। ये मेरे हिसाब से जहां तक इस टाइप का एक क्वेश्चन आईपीसीसी में चलो सेल्स मैम दिख नहीं रहा है, आपके पास भी किताब है लेकिन स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सेल्स कितनी बेटा? 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 50%। तो क्या मुझे आपको बार बार बताना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो 50%, दैट इज 12 लाख। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी? फिक्स कॉस्ट 10 लाख,
इसका मतलब मेरा ईबीआईटी, तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हो गया क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 6 टाइम्स। क्या ये किसी को समझने में परेशानी हुई है बेटा? कंट्रीब्यूशन कितना? 12 लाख। ईबीआईटी कितना? 2 लाख। अगर मैं सेल में 1% का चेंज करूंगा तो ईबीआईटी 6 गुने बढ़ेगी। इसका मतलब कितना परसेंट? 6%। चलो, लेस इंटरेस्ट। क्या मेरी ईबीटी आ गई? अगर मेरी ईबीटी आ गई तो मेरा एफएल भी आ गया। एफएल क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दैट इज 2 लाख कितना टाइम्स? क्या मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूं? कोई भी बेटा ठीक लग रहा है? क्या हम कंबाइंड लिवरेज नहीं निकाल सकते? मैम कितनी बार भी निकाल सकते हैं। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। इसका मतलब अगर सेल में 1% का चेंज करेंगे तो अर्निंग इन द इक्विटी पर शेयर में 12% का चेंज होगा। ये तो बहुत हेवीली रिस्की है भाई। अच्छा आपको बताओ, अगर आपको कमेंट पूछेगा कि आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे बिजनेस में क्या बहुत पैसे लगाने चाहिए जिसकी लिवरेज 12 टाइम्स तक है, तो आप ये कह सकते हो भाई अपना पैसा हो तो लगा दो, लोन तो तुम इसमें पूरा नहीं कर पाओगे। डी वाले के ऊपर अभी बात करेंगे, डी वाले के ऊपर अभी बात करेंगे। अपन यहां आते पहले बेटा ध्यान से देख लो प्लीज। अच्छा एक बात देखो, सुनो बात को ध्यान से। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी हमें दिख रही है? इसका मतलब अगर पिछले बार टर्नओवर वगैरह वाला पूछ लिया तो हो सकता है अब की बार ये वाला पूछे। अच्छा बताओ, सेल कितने से बढ़ी बेटा? अब इसको बनाने के 2 रास्ते हैं। एक तो दोबारा इनकम स्टेटमेंट बना लो, सेल को 6 लाख से बढ़ा के, तो ऑटोमेटिकली आपका न्यू ईबीआईटी आ जाएगा। लेकिन अगर हम वो करते हैं तो फिर एनालिसिस क्या हुई? वो तो फिर एक अकाउंटेंट भी कर सकता है कि 6 लाख बढ़ाए और सीधा सीधा उसके खांचों में भरता जाए, लेकिन हमें एनालिसिस करनी है। एनालिसिस हमें दिखा रही है कि सेल मेरी अभी कितनी थी बेटा? 24 ना? 24 लाख, जो कि बढ़ी है कितने से? 6 लाख से। इसका मतलब कितना परसेंट? क्या ये इस फिगर में किसी को डाउट है? 6 लाख 24 लाख का 25% होता है। बोलो ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है 1% चेंज इन सेल्स विल रिजल्ट इन 6% चेंज इन ईबीआईटी। ठीक बात है? किसी को आपत्ति है इस बात पे? इसका मतलब अगर 25% बदलोगे तो 150 गुना चेंज होगा मेरा ईबीआईटी। ये बात किसी को तकलीफ है इसमें? आपका अभी ईबीआईटी है सही बात। करो करो करो, आराम से करो। अभी ये तो वैलिड, तो लीगल है ना एकदम। बस टाइम अप। इसका मतलब द न्यू ईबीआईटी विल बी बेटा, बस उस टाइम आपको मौका दिया ना, क्या ये फिर से बता दूं बेटा? एक मिनट
डेढ़, तो अरे तो सुनो तो भाई, 3.5 लाख से चेंज होगा। कितना परसेंट से चेंज होगा? 3 लाख से चेंज होगा। बस आपस में आप मर्मरिंग नहीं करेंगे। क्या ये बात एक बार मैं और बता दूं? चलो इधर देखो बेटा, आपके पास, चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 क्या है कि सेल्स को मैं 6 लाख से क्या कर देता हूं बेटा? बढ़ा देता हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? सीधी सीधी 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। बोलो ठीक है। लेस, इसका मतलब माय न्यू EBIT विल बी 5 lakhs। ये तो है आम जिंदगी, मतलब सीधा सीधा चलो। ये ऑप्शन तो कोई अकाउंटेंट भी कर सकता है। जब उसको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मिल जाए तो वो 6 लाख से बढ़ाएगा और आसानी से न्यू EBIT निकाल देगा। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ इतनी इतनी स्टेटमेंट्स लिखने का? ध्यान से सुनो बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है अगर 1% सेल बढ़ेगी तो 6% EBIT बढ़ेगा। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। इसका मतलब अगर सेल 25% बढ़ेगी तो मेरा EBIT 25 इंटू 6 दैट इज 150% से बढ़ेगा। इसका मतलब माय न्यू EBIT विल बी 2 लाख प्लस 2 लाख इंटू 150%। बोलो, क्या समझ आ रही है बात? 150 गुने से, अच्छा सॉरी, 150 गुना मेरा EBIT बढ़ेगा। तो ये तो था ही बेटा, कितने से बढ़ गया? 3 लाख रुपए से बढ़ गया। दैट इज माय न्यू EBIT इज 5 lakhs, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन से भी निकल के आ रहा है। मैम एग्जाम में कौन सा सही रहेगा? हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट, ये एनालिटिकल है। ये आपका कहीं ना कहीं ये लेबोरियस है कि कोई भी कर सकता है, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी फंस जाओ अगर तो छोड़ के मत आना, ऑप्शन नंबर 1 निकाल के आ जाना। अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भाई मेरे से उस समय हो सकता है इतना दिमाग ना लगे, तो छोड़ के नहीं आना है। ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा बना देना है। ये अरे तो मैं ढंग से लिखवा देती हूँ भाई, जैसे एग्जाम में लिखना। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑप्शन नंबर E लिखवा दूं सीधा कि पूरा लिखूं? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ठीक है? चलो बता रही हूं बेटा, कहां खत्म कहां किया क्वेश्चन अभी। E, अच्छा एक मिनट, मेरे पास ना ज्ञान आया अभी कहीं से, कुछ थोड़ा बहुत सुनाई पड़ा मुझे कि जल्दी लिखवाओ। नहीं, तुम ना ये बताओगे कि जल्दी आराम से, तो अपना दिमाग तो कैसे भी मत चलाओ। और ना सच में एक दिन ना मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास के खत्म होने से पहले एक बार आंख में आंख डाल के बोल के देखना। उसके बाद इफ क्या है बेटा, हाँ 26 तारीख को जब छुट्टी होगी उस दिन हम बोलेंगे। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय रुपीज 6 lakhs, what we have to calculate is new EBIT। ये आंसर E बेटा, आंसर E इसलिए क्योंकि आपने तीनों तो मुझे निकाल के
बता दिए, क्या वो भी मुझे करना है? हो जाएगा ना वो? चलो, increased sale is equals to 6 lakhs, that is 25% of existing sales. तो आपके पास क्या मिल गया बेटा? परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू 25%. ऑपरेटिंग लिवरेज इज 6 times. Operating leverage is 6 times. Therefore, the change in EBIT will be 25 into 6, that is 150%. क्या मैंने यहाँ जो भी बात लिखी है उसमें हमें कोई आपत्ति है? अगर 1% बढ़ता तो 6% बढ़ती, 2 बढ़ता तो 12% बढ़ती, तो 25 बढ़ा तो 150. न्यू EBIT is equals to existing EBIT plus increase in EBIT. बोलो ठीक है? जो अभी है और वो जो सेल 6 लाख करने की वजह से बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी 2 लाख प्लस 2 लाख इंटू 150%, दैट इज 5 लाख रुपीज. क्या इसमें क्या हो गया भरत भैया? किसी को कोई परेशानी है? क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? इसे पैरेलल पे लगा दूं? और आप लोग के लिए एक और सलाह, इतनी साफ राइटिंग में मत लिख के आना, वहां फंस जाओगे. थोड़ा बहुत तो ऐसा जलेबी सी बना दो कि EBT EBIT मान लो, थोड़ा कंफ्यूज होकर चला ले. कभी अगर मान लो तुमको कंफ्यूजन हो जाए तो एक ना मैंने फेसबुक पे एक देखा था ट्रू और फॉल्स लिखने का तरीका. तो आप अगर उसने कहा ये तो फॉल्स होगा तो फॉल्स ही तो लिखा है, ट्रू होगा, देखो ट्रू ही लिखा था. वैसे इतना साफ मत लिख के आना, फंस जाओगे. मुझे गंदा लिखने नहीं आता. हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा जाना चाहिए. बस बेटा ध्यान से सुनेंगे आप. बस वी हैव लेफ्ट विथ D and that is return on, that is ROI. बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज, बहुत ध्यान से सुन लो प्लीज. ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अगर मैं एक बात देखूं तो ये मुझे बताता है कि मुझे मेरे लिए कितने पैसे बचे हैं, उसमें से जितने पैसे मैंने टोटल लगाए हैं. तो अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कई अलग अलग राय बनती है. पहली राय बनती है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल वही है जो मेरा अपना है, दैट इज माय इक्विटी शेयर कैपिटल. दूसरे लोग कहते हैं अरे खाली तुम्हारा अपने वाला कैसे हुआ? बिजनेस में रिटर्न तो दोनों दे रहे हैं, एक वो जो आपका अपना है और एक वो जो आपने लॉन्ग टर्म में लोगों से उधार लिया है. इसका मतलब इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने का हमारे पास 2 रास्ता है. रास्ता नंबर 1 कि मैं इन्वेस्टमेंट को दोनों मानूं, इसका मतलब माय लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस माय इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर मैं इस केस को मानती हूं तो इन्हीं का मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स से मैं इंटरेस्ट भी कमाती हूं
और अपना आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे इन दोनों को कंसीडर करने की, दोनों का मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस केस में हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कि भाई ये दोनों को मिला के हमने क्या कमाया है। लेकिन अगर मैं मानूं कि केवल इक्विटी शेयर ही मेरा कैपिटल है, तो उस केस में क्या, उस केस में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से देखेंगे, हम जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात अभी मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बोल रही हूं कि जब अगर हम लोग बाद में रेशियो देखेंगे तब उस केस में और बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी आपके लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो है कि या तो मैं दोनों को मानूं या मैं किसी एक को मान के चलूं। क्या यहां पे कोई टैक्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास और दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने हैं? 10 लाख। तो आपका ROI विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहां दो बातें आ रही हैं, 2 लाख है ना, 2 लाख अपॉन 10 लाख का डिबेंचर प्लस 10 लाख की इक्विटी, और ये दोनों मिलके हो गए 10%। और दूसरा क्या है बताओ? दूसरा कहता है भाई यहां पे एक अजम्पशन आपको लगानी पड़ेगी टैक्स रेट की, और नहीं आएगा तो 1 लाख अपॉन, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ईबीटी और ईएटी मेरा दोनों सेम हो। मेरे पास यहां तक सिर्फ एक ही फिगर है ईबीटी, और टैक्स है नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहां पर फिट बैठता है। लेकिन अगर टैक्स दिया होता तो हम वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, ईबीटी माइनस टैक्स दैट इज ईएटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ठीक है? तो अभी हड़बड़ाना किसी को भी नहीं है, जैसे बैठे हो वैसी पोजीशन पे मुंह बंद करके बैठे रहो। मुझे मालूम है क्या समय हो रहा है, मुझे अच्छे से मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको मुझे कैसे भी एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। मुंह बंद एकदम। ये कोई लिख रहा है? चलो अब यहां कुछ बातें हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से बेटा। हमारे स्टडी में इलस्ट्रेशन के रूप में ये तीनों सवाल दिए गए थे। क्या ये तीनों हमें समझ आ गए? क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल ऑपरेटिंग पूछा था, सेकंड में भी ऑपरेटिंग पूछा था, और यहां पे इन्होंने 5 बातें पूछी जिसमें हमारा कुछ एनालिसिस पार्ट भी लगा। अब ध्यान से देखेंगे बात। पहले सीधा रिक्वायर्ड देखो, T2 अच्छा बताओ एक चीज, इमीडिएट चीज बताओ पहले कि क्वेश्चन क्या जल्दी हो रहे हैं? ऐसा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत भाग रही है चीजें? अगर आपको क्योंकि आसान बातें अब हमारे माइंड में छप चुकी हैं। चलो पहले सीधा देख लेते हैं बनाना क्या है, उस बेसिस पे ऊपर नजर मारेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज एट द करंट सेल्स लेवल। इनकम स्टेटमेंट उन्होंने ऊपर बना के दी हुई है, कितने अच्छे लोग हैं देखो। करंट सेल्स लेवल के ऊपर निकालो ऑपरेटिंग, ठीक है। उसके बाद
फाइनेंशियल और उसके बाद कंबाइंड लिवरेज क्या निकलेगी, चलो देखेंगे अभी। लेकिन यहां पर इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, एक मिनट, चलो देखते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। इफ द टोटल एसेट्स रिमेन द सेम बट सेल्स इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी अर्निंग पर शेयर एट द न्यू लेवल? ये तीनों में से कौन से की बात कर रहा है? ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आपको कौन से लिवरेज की बात पूछ रहा है, बताओ? कंबाइन। मैम अब तो हम समझ गए हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होगा जब सेल में 20% की इंक्रीज होगी और 20% की डिक्रीज होगी। तो चलो देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट सेज सेल्स 3,40,000, कोई आपत्ति नहीं है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 डेप्रिसिएशन। बेटा याद करो, नीचे लिखा था कि सारे खर्चे वेरिएबल है सिवाय डेप्रिसिएशन के, याद है आपको? इसका मतलब यहां से लेस 1,20 नहीं होना चाहिए, 60 होना चाहिए। इसका मतलब सेल्स इज 3,40,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 1,20 माइनस 60, दैट इज 60,000। तो ये हुआ 2,80,000 इज माई contribution less fixed cost 60,000 and that will be my EBIT। यहां देखो, इन्होंने EBIT निकाला तो सही था लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं निकाला था। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन नहीं निकालते तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आता। लेस इंटरेस्ट कितना, 60,000। नाउ वी हैव EBT दैट इज 1,60,000 लेस टैक्सेस 56। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 8 लाख का शेयर कैपिटल है विथ 10 रुपीज पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इज 80,000। नंबर ऑफ शेयर इज, तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग 1.3। बेटा अब ध्यान से सुनना है। मैं क्लास में हूं। ईपीएस कितना टाइम, ईपीएस इतना पर शेयर। बेटा 5, अरे यार मोनी मैं क्लास में हूँ। ऊपर छोटे भाई बहनों के साथ ये दिखे तो ऊपर से चिल्ला के बोले तो पहले बताना था ना। अरे यार पहली बार मैं भी बताया था, चलो कोई बात नहीं। ईपीएस इज 1.3 पर शेयर। ये मेरा ये S3 के जैसा ही सवाल है। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर सेल 20% बढ़ जाए तो ईपीएस, न्यू ईपीएस क्या होगा? तो बेटा न्यू ईपीएस विल बी एग्जिस्टिंग ईपीएस प्लस इंक्रीज इन ईपीएस। बोलो ठीक बात है? क्या ये बात जो मैंने लिखी वो ठीक है? बेटा क्या जो ये बात मैंने लिखी वो ठीक है? अब सुनो, कंबाइंड लिवरेज कहता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। तो पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज और ये किसका, ये बताओ कितना है? 1.27, 1.375। तो व्हाट इज द कंबाइंड लिवरेज?
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज। इसका मतलब अगर सेल कितने परसेंट बढ़ जाए, 1% बढ़ जाए तो अर्निंग पर शेयर कितनी बढ़ेगी? 1.746 टाइम्स बढ़ेगी। बोलो ठीक है? क्या फिर से बोलूं? इसका मतलब अगर सेल 20% बढ़ रही है तो ईपीएस 34.9 कितना 92, इसका मतलब कितना परसेंट? अंदाजन 35% से ईपीएस बढ़ेगी। क्या इस बात में किसी को तकलीफ है कि मैं फिर से बोलूं? बेटा सोच लो आराम से। अरे मैं नोट करवा दूंगी भाई, यार हद है। अगर सेल्स 1% बढ़ेगी तो ईपीएस इतना गुना बढ़ेगा। ठीक बात है? सेल कितने परसेंट बढ़ रही है तो मेरा ईपीएस इतने गुना, इसका मतलब कितना? इसका मतलब न्यू ईपीएस इज इक्वल्स टू 1.3 प्लस 1.3 का 1.755. My new EPS is 1.755. डेमो देखेंगे क्या? प्रूफ? चलो प्रूफ आप देखेंगे, वो तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका नया ईपीएस इतना ही आएगा। बेटा अगर ये माइनस डिक्रीज होगा तो न्यू ईपीएस माइनस डिक्रीज इन ईपीएस 20% डिक्रीज 1.3 माइनस 1.3 का 845। शीट उल्टी कर दूं? शीट उल्टी कर दूं? एक मिनट ये लिख लो पहले। क्या ये एक मिनट बेटा प्लीज बातें नहीं करो। क्या ये बात पल्ले पड़ी है? ये सेम सेल जैसी ही तो बात है बेटा कि अगर सेल 25% बढ़ी तो ऑपरेटिंग लिवरेज ने कहा था कि मैं 6 गुना ईबीआईटी बढ़ाऊंगा। ठीक बात है? ऐसे ही तो कंबाइंड लिवरेज कह रहा है कि अगर 1% सेल बढ़ेगी तो मैं 1.746 टाइम्स परसेंटेज बढ़ाऊंगा। सेल कितने से बढ़ी है? 20। इसका मतलब ओवरऑल इंपैक्ट कितने में आएगा? 35% का। तो आप सीधा ये भी कर सकते हो 1.3 प्लस 35% तो भी उतना ही आएगा। ये प्रॉब्लम है T2। होमवर्क ये है कि एक बार ये प्रॉब्लम्स आप अपने से करेंगे और कल जो इसके हाईएस्ट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे और लिवरेज खत्म करेंगे। ठीक है? वो लोग कह रहे हैं अभी 1 आध दिन और समय चाहिए।